साल 2024 की शुरुआत से ही इंडिया के दो बड़े स्टार्टअप बैंकरप्सी की राह पे खड़े थे, जिसमें एक था बायजूस और दूसरा था फार्मीजी। लेकिन मणिपाल हेल्थ सिस्टम के रंजन पाई ने $300 मिलियन आकाश इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट करके बायजू को बैंकरप्सी से बचा लिया और फार्मीजी को भी रंजन पाई ने 3500 करोड़ का राइट इशू करके उनको राहत की सांस दिया। लेकिन बायजू की जो वैल्यूएशन 2022 में $22 बिलियन थी, वो आज घट के आधे बिलियन डॉलर से भी नीचे जा चुकी है। और वहीं फार्मीजी का भी वैल्यूएशन करीब 92% से ज्यादा फॉल हो चुका है। और यही हाल इंडिया के ज्यादातर यूनिकॉर्न स्टार्टअप का बन चुका है। साल 2013 में यूएस की एक एंजल इन्वेस्टर एलिन ली ने $1 बिलियन से ज्यादा बड़ी स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बोलना शुरू किया, क्योंकि वो बड़े स्टार्टअप्स को अलग करना चाहती थी। उन दिनों भारत में सिर्फ 6 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हुआ करते थे, लेकिन उसके जस्ट 10 साल बाद आप देखेंगे तो 2022 में जैसे ही ओपन नाम का नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म यूनिकॉर्न बना, वैसे ही इंडिया ने अपने यूनिकॉर्न की सेंचुरी लगा दी। मतलब भारत में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न साल 2022 में हो गए और इसी के साथ यूएस और चाइना के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप नेशन बन गया। लेकिन ये इंडियन स्टार्टअप्स में आई सडन ग्रोथ कोई नेचुरल ग्रोथ नहीं थी, ये कोविड पेंडेमिक का एक इफेक्ट था। क्योंकि लोग घरों में बंद थे, इस वजह से लोग ऑनलाइन चीजें यूज करने को मजबूर थे, जिस वजह से ऑनलाइन स्टार्टअप की वैल्यूएशन काफी तेजी से बढ़ती गई और ढेरों एडटेक और इंटरनेट कंपनीज में सडन बूस्ट दिखा गया। साल 2019 और 20 में आप देखेंगे तो सिर्फ 7 और 12 स्टार्टअप से यूनिकॉर्न बने थे, लेकिन 2021 में ये स्टेटस पहुंच जाता है 45 और 2022 में 22 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बनते हैं। लेकिन साल 2023 सबसे बुरा साल चला जाता है, जहां पे सिर्फ 2 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स इंडिया में बनते हैं। अभी तक का वन ऑफ द लोएस्ट है ये। तो दोस्तों, इन 4 सालों में इंडियन स्टार्टअप्स ने कई सारे सिली मिस्टेक्स किया, जिस वजह से आज इंडिया में सिर्फ 67 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बच गए हैं। और प्राइवेट सर्कल के एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 2022 में इंडियन यूनिकॉर्न कंपनीज ने कुल 50,000 करोड़ से ज्यादा का डेट फंडिंग उठाया था। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो तो बहुत दूर की बात है। इंडिया के 80 रिकॉग्नाइज्ड यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में से सिर्फ 17 स्टार्टअप्स ही प्रॉफिटेबल हैं, बाकी सारे लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स हैं। तो बाहर से देखने में तो लगता है कि इंडियन स्टार्टअप्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हर साल भारत नए यूनिकॉर्न्स दे रहा है। लेकिन अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में आके देखेंगे तो इंडियन स्टार्टअप्स की रियलिटी काफी खराब है। इस वीडियो में हम आपको वो सब कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे कि इंडियन स्टार्टअप्स ने क्या बेसिक गलतियां किया। और इस वीडियो में आपके लिए बहुत गुड न्यूज है, अगर आप इंडिया में स्टार्टअप करना चाहते हैं तो दोस्तों आइए इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा, आपके लिए एक बहुत ही गेम चेंजिंग की वीडियो हो सकती है। साल 2020 के मार्च में होलियों की छुट्टियां लोग खत्म करके अपने कामों पे लौट ही रहते कि अचानक से इंडिया में कोविड के केसेस बढ़ने लगे, जिस वजह से अचानक से 25 मार्च को देश में अचानक से लॉकडाउन लगाना पड़ा। और ये लॉकडाउन कुछ दिनों तक नहीं चला, ये 1 जून तक इंडिया में चलता ही रहा। लोग जहां भी थे अपने घरों में कैद हो गए और सभी बिजनेसेस ठप पड़ गए। हम होमो सेपियंस, जहां हमें कम्युनिकेशन सीखने में लाखों साल लगे, लेकिन हमें ऑनलाइन शिफ्ट होने में रातों रात का खाली समय लगा। कुछ ही दिनों में लोग ऑनलाइन अपना सारा डिमांड पूरा करने लगे। फिर चाहे लोगों को कपड़ा खरीदना हो, दवाइयाँ मंगानी हो, या पढ़ाई करना हो, या फिर ऑनलाइन पेमेंट करना हो। कोविड के समय में सब कुछ लोग ऑनलाइन घरों से ही कर रहे थे। और जहां नीड होती है वहीं मार्केट में बड़ी अपॉर्चुनिटी भी बनती है। और यही देखते हुए इंडिया के कई स्टार्टअप इस नीड को फुलफिल करने सामने आ गए। सोशल डिस्टेंसिंग के उस दौर में लोगों ने ग्रोसरी, मेकअप, क्लोथिंग, एजुकेशन, पेमेंट हर चीज ऑनलाइन करना शुरू कर दिया। इवन बॉस्टन कंसल्टिंग की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2020 से 22 के बीच में इंडिया में 10 करोड़ नए लोग ऑनलाइन पेमेंट और शॉपिंग करना शुरू कर दिए। अब जहां स्टार्टअप को किसी भी कस्टमर के नीड समझने में सालों लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नीड अपने आप पैदा हो गई थी और उसको पूरा करने के लिए स्टार्टअप दिन पर दिन सामने आने लगे। और जब स्टार्टअप और कस्टमर सामने सामने है तो वहाँ पे इन्वेस्टर कहाँ दूर रहने वाले थे। कई स्टार्टअप आते गए और उनको ढेरों फंडिंग मिलती गई। इसीलिए साल 2021 में इंडिया में 45 स्टार्टअप्स ऐसे बने जिन्होंने $1 बिलियन का मार्क क्रॉस किया। और ऑनलाइन डिमांड कम होती उससे पहले ही कोविड का सेकंड वेव साल 2021 में आ गया, जो भी 2 महीने के आसपास चला, जिस वजह से लोग जहां ऑनलाइन से वापस आ पाते वहां फिर से दूसरी बार लोग ऑनलाइन के पूरी तरह हैबिचुअल होने लगे। स्टार्टअप्स को लगा इंडिया में बिजनेस करने का ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि कस्टमर को ऑटोमेटिक हैबिट तो ऑनलाइन की बन चुकी है, अब बस उनको प्रोडक्ट डिलीवर करते जाना है और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपने तक जोड़ना है। इसीलिए कई स्टार्टअप्स में आगे बढ़ने की होड़ सी लग गई। हम एडटेक इंडस्ट्री की अगर बात करें तो बायजू और अनअकैडमी के बीच का फाइट आप देख सकते हैं। इन दोनों ब्रांड्स ने लगातार बहुत सारे एक्विजिशंस किए, जिस वजह से इंडिया के ज्यादा बड़े से बड़े मार्केट को अपनाना चाहते थे। मतलब जितने ज्यादा स्टूडेंट्स इनके पास आ जाए, क्योंकि इनको लग रहा था कि आने वाला जो फ्यूचर होने वाला है वो पूरा ऑनलाइन होगा। तो जितने ज्यादा कस्टमर्स इन कोविड और उसके बाद के टाइम्स में हम अपने पास जोड़ सकेंगे, उतने ही लंबा हमारा यूजर बेस होगा आने वाले टाइम में और उतनी ही बड़ी हम फंडिंग उठा पाएंगे। साल 2021 में अलग अलग सेक्टर्स में कुल 250 से ज्यादा स्टार्टअप्स ने एक्विजिशन किए गए।
हर कंपनी को यही लगा कि ये बहुत सही समय है अपना यूजर बेस बढ़ाने का, जिस वजह से हर कंपनी अपने मार्केटिंग ब्रांडिंग पे मेजर खर्च कर रही थी और अपने एक्विजिशन पे सबसे ज्यादा खर्च कर रही थी। और इंडियन स्टार्टअप जो अब तक फंड क्राइसिस की वजह से बड़े सेलिब्रिटीज से दूर रहते थे, वो शाहरुख खान, मेसी, सचिन तेंदुलकर, सलमान खान और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े बड़े स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना शुरू कर दिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपना यूजर बेस बढ़ा सके। टोटल देखें तो साल 2023 तक इंडियन यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स ने करीब 430 स्टार्टअप्स का एक्विजिशन किया, क्योंकि स्टार्टअप्स को लग रहा था कि ये ग्रोथ स्टेडी रहेगी और ऑनलाइन डिमांड अब कभी नहीं खत्म होने वाली है। लेकिन 2023 में ये सडन फंडिंग विंटर भारत ने देखा, जहां जनवरी 2022 में करीब $4.6 बिलियन की फंडिंग मिल रही थी, वहीं जनवरी 2023 में ये गिर के $1 बिलियन से नीचे चली गई। अब 2021 के आप जनवरी से जून के बीच में पहले छमाही में देखें तो 1620 राउंड ऑफ फंडिंग मिली थी, लेकिन 2024 में देखें तो ये 1/3 होकर करीब 540 हो गई है। मतलब फंडिंग मिलनी ही लगभग कम हो गई है। यहाँ इन्वेस्टर्स के फंडिंग पैटर्न में एक बड़ा चेंज देखा गया, जहाँ साल 2022 के पहले तक बड़े स्टार्टअप को फंडिंग ज्यादातर इन्वेस्टर्स कर रहे थे, लेकिन साल 2023 से अर्ली एज स्टार्टअप को ज्यादा बड़ी फंडिंग मिलने लगी। अगर साल 2019 में देखें तो अर्ली एज स्टार्टअप को सिर्फ 5% फंडिंग मिलती थी, जो 2023 में बढ़ के 9% हो गई। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक तरफ जहां बड़े स्टार्टअप फंडिंग क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, वहीं इन्वेस्टर अर्ली एज स्टार्टअप को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। लेकिन इसके लिए भी आपको सही नॉलेज और सही गाइडेंस की जरूरत है। रिसेंटली मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे आपको स्टार्टअप और बिजनेस से रिलेटेड ढेरों बुक्स मिल जाएंगी, और वो भी बहुत अनोखी बुक्स। प्लेटफॉर्म का नाम है जेब्रा लर्न, जहाँ पे आपको तरह तरह की वेरियस कैटेगरीज में बुक्स मिल जाएंगी। चाहे आप अपने स्टार्टअप को सही से शुरू करने के टिप्स ढूंढ रहे हो, या फिर पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट, या फिर मार्केटिंग, कुछ भी आपको जानना हो वो सब कुछ इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। रिसेंटली मैंने यहाँ से 3 बुक्स मंगाई हैं जो कि बहुत शानदार हैं। जब भी आप एक एंटरप्रेन्योर होते हो तो आपको बिजनेस की रिसर्च भी करनी होती है, आपको पिच डेक भी करना होता है, आपको फंड भी रेज करना होता है, और आपको जब इसमें से कोई भी चीज़ नहीं आता है तो आपका बिजनेस सफ़र करता है, क्योंकि आपको ब्रांडिंग, मार्केटिंग सब कुछ करनी है स्टार्टिंग डेज में खुद से। और वहाँ पे ये बुक मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी। मैं बात करूँ स्टार्टअप फाइनेंस 360 के बारे में, तो ये फाइनेंस के ऊपर लिखी गई सबसे बेस्ट बुक में से एक है, जिसको CA राहुल सरिया, जो कि खुद भी को फाउंडर हैं और CFO भी हैं, उन्होंने लिखी हुई है। ये इंडिया मार्केट को ध्यान में रख के स्टेप बाय स्टेप एक गाइड की तरह है, जहाँ पे आपको एक स्टार्टअप शुरू करने के बारे में हर एक चीज़ें, फंड रेजिंग से रिलेटेड हर एक बातें आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। आपको स्टार्टअप के बारे में फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है, ये शायद किसी दूसरी किताब में आपको न मिले। इस बुक में फंड रेजिंग से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट और रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। और मैं दूसरी बुक फंड रेजिंग डिकोडेड के बारे में अगर बात करूँ तो इसमें स्टेप बाय स्टेप ये गाइड की तरह है फंड रेजिंग करने के लिए। ये बुक आपको सिखाएगी कि फंड रेजर को पिच कैसे करते हैं, कंपनी वैल्यूएशन कैसे डिसाइड किया करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाया करते हैं, एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से कैसे सोचा जाता है, और फंड रेज करने के बाद अगला स्टेप क्या होता है। ये सब कुछ इस बुक में स्टेप बाय स्टेप आपके लिए लिखी हुई है। मैंने इस बुक को पढ़ा, मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया, क्योंकि हर चीज़ें फैक्ट और फिगर के साथ लिखी हुई हैं। और ये तीसरी बुक मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। ये एक इंडस्ट्री हैंडबुक है। ये बुक एक कंप्लीट गाइड है एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ये उनके लिए पूरी इंडस्ट्री का ब्रेकडाउन करके आपको दे देता है। जैसे आपको अगर शू इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है तो ये उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें बता देगा कि उस मार्केट में रिस्क क्या है, उन रिस्क को कैसे आप दूर कर सकते हैं, कैसे बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, वो सब कुछ आपको ये बुक अंदर से बता के दे रही है। साथ ही इन किताबों की जो मुझे सबसे खास बात लगी कि इसमें हर जगह ग्राफिक्स बनाए गए हैं, जिस वजह से आपको ये बुक बोरिंग नहीं लगती है। जब भी आप कोई किताब पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ सब कुछ सिर्फ लिखा हुआ होता है तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट नहीं आता है। जब फैक्ट्स, फिगर, ग्राफिक्स, हर जगह कलरफुल चीज़ें दी हुई हैं तो आपका इंटरेस्ट बना रहता है। और मैंने इसको एक फ्लो में इस पूरी किताब को ख़त्म किया है। मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा आप ये तीनों किताबें खरीदिए। आपको इन सारी बुक्स और प्लेटफॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाइए और लिंक पे चेक करिए और अपने लिए बेस्ट बुक आप आज ही चूज करिए। क्योंकि अगर आपके पास सही नॉलेज होगी तो आप बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ आप अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में हमारा कोड ODD15 दिया है, जिसको यूज करके आप हर बुक परचेज पे आप 15% का डिस्काउंट पा सकते हैं। और इन बुक्स पे आप जरूर इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि हम खाने पीने की चीज़ों में तो बहुत पैसे लगा देते हैं। अपने माइंड पे हम कुछ अगर पैसे लगाएं तो वो हमारे पूरे लाइफ के लिए एक फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट होगा। दोस्तों आप चेक करिए। आइए वीडियो में वापस आते हैं। अब आज स्टार्टअप की ये सिचुएशन आ गई कि बायजू और अनअकैडमी जैसे स्टार्टअप सेल या मर्जर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब इनके पास कोई रास्ते खास बचे नहीं हुए हैं, क्योंकि इन्होंने एक साथ कई सारे स्टार्टअप का एक्विजिशन कर लिया, अपने जितने फंड्स आए थे उनको ब्रांडिंग और मार्केटिंग में खर्च कर दिया।
तो अब स्टार्टअप्स के पास कोई बड़े ऑप्शंस बचे नहीं हुए हैं। 2022 में अगर देखें तो इंडिया के 130 से ज़्यादा स्टार्टअप्स ने 37,000 से ज़्यादा अपने एम्प्लॉयज़ का ले ऑफ कर दिया, क्योंकि सारी कंपनीज अपने एक्सपेंसेस रिड्यूस करना चाह रही थी। एक समय था जब उनको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट मिल रहे थे, जिस वजह से उन्होंने बहुत हायरिंग कर लिया था। तो बाद में इन्वेस्टमेंट मिलना बंद हुआ और कैश क्रंच आया, तो सबसे पहले सबने एम्प्लॉयज़ निकाला। ये आप सारे कंपनीज का इंडिया में सिनेरियो पिछले 1.5 साल से देख रहे होंगे, क्योंकि मार्केट किसी ने सही रीड नहीं किया। आइए वो भी समझाते हैं आपको। अब अगर हम इन सब के पीछे का रीजन समझने की कोशिश करें तो वो है कि स्टार्टअप्स कस्टमर की साइकोलॉजी सही से नहीं समझे। जब साल 2021-2022 चल रहा था, उस समय सारे स्टार्टअप्स बेस्ट परफॉर्म कर रहे थे और स्टार्टअप्स को ये लगा कि जो आने वाला समय है वो पूरी तरह ऑनलाइन का ही होना है। कस्टमर भी 2 साल में पूरी तरह हैबिचुअल ऑनलाइन के लिए हो चुका है, तो अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना बेस मजबूत करना है, अपना बेस बड़ा करना है। और यहीं पे इन सारे स्टार्टअप्स ने सबसे बड़ी गलती कर दिया, क्योंकि जैसे ही कोविड का टाइम खत्म हुआ, लोग फिर से वापस अपनी पुरानी लाइफस्टाइल में जाने लगे। ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने पूरी तरह से ऑनलाइन चीज़ें छोड़ दिया, लेकिन मेजरली कई सारे सेक्टर्स में लोगों ने ऑनलाइन जाना कम चूज़ किया। जैसे कि आप एडटेक सेक्टर अगर देखेंगे तो कोविड के टाइम में एडटेक सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बूम किया, लेकिन उसके बाद सारे बच्चे ऑफलाइन की तरफ जाने लगे। लेकिन अगर हम फिनटेक सेक्टर में देखेंगे तो फिनटेक सेक्टर ने आते ही लोगों की लाइफ ईजी किया। अब लोग आराम से मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं। फिनटेक सेक्टर में बूम आज भी बना हुआ है, लेकिन एडटेक सेक्टर में नहीं बना है, क्योंकि एडटेक उस समय मजबूरी थी और स्टार्टअप्स को लगा कि ये ज़रूरत है लोगों की। उस समय ज़रूरी हर समय रहेगा, लेकिन वो हर समय रहा नहीं। और वो इन्वेस्टर जो पानी की तरफ फंडिंग दे रहे थे, वो अब स्टार्टअप से डिमांड करने लगे कि आप अपना प्रॉफिट निकाल के लेके आइए। और प्रॉफिट के बारे में अभी इन कंपनी ने सोचा ही नहीं था और इंडिया का मार्केट सिनेरियो अचानक से बदल गया। अब फंडिंग के लिए प्रॉफिटेबिलिटी इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बन गई। लेकिन मार्केट में जो स्टार्टअप्स है, बाइजू, फार्मीजी, ओला, ये स्टार्टअप्स ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करके कस्टमर एक्विजिशन पे फोकस कर रहे थे और ये स्टार्टअप प्रॉफिटेबिलिटी से कोसों दूर थे। और साल 2023 से जब फंडिंग आनी बंद हो गई, फंडिंग विंटर शुरू हो गया, तब स्टार्टअप्स को रियलाइज हुआ कि 2021 और 2022 इंडिया के लिए एक्सेप्शनल साल था। सिनेरियो नहीं चेंज हुआ था और वहाँ से स्टार्टअप्स ने अपने कैश को बचाना शुरू किया और उन्होंने एम्प्लॉयज़ के आप बहुत सारे ले ऑफ्स देखेंगे उसके बाद शुरू हुआ। और कंपनीज को पैसे उठाने के 2 रास्ते दिखाई दिए, या तो वो डेट फंडिंग रेस करें या वो अपना मार्केट में आईपीओ ले आ दें। आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 साल में इंडिया से ढेरों आईपीओ आते जा रहे हैं, क्योंकि कंपनीज को फंड चाहिए और फंड इन्वेस्टर्स की तरफ से आ नहीं रहा है। इधर बीच आपने कई सारे आईपीओ देखे होंगे जो लिस्ट होने के बाद काफ़ी ओवर वैल्यूड थे और वो काफ़ी उनके स्टॉक प्राइस नीचे चले गए, क्योंकि हर कंपनी चाहती थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आईपीओ के थ्रू ही निकाल लें। इस बारे में हम अनअकैडमी के वीडियो में आपसे बात करेंगे बहुत डिटेल में कि किस तरीके से अनअकैडमी का एक एक स्टेप लिया गया जो उनके फॉल का कारण बना। लेकिन इसी मार्केट के सिनेरियो में कुछ ऐसे भी स्टार्टअप्स थे जिन्होंने मार्केट को करीब से समझा। उन्होंने कस्टमर एक्विजिशन पे फोकस न करते हुए अपने स्टार्टअप को बिल्ड करने पे फोकस किया और आज वो स्टार्टअप $3 बिलियन के आसपास पहुंच गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स वाला की। कोविड के टाइम में उन्होंने अपने आप को मैच्योर किया, एक स्टार्टअप की तरह बिल्ड किया, अपना प्लेटफॉर्म बिल्ड किया और जब समय आया तब उन्होंने फंडिंग उठाया। अभी आप अगर लास्ट वीक देखें तो फिजिक्स वाला ने करीब $210 बिलियन की फंडिंग उठाई है, जिसके बाद उनकी वैल्यूएशन $2.8 बिलियन पहुंच गई है और 2025 में वो अपना आईपीओ भी लाने वाले हैं। तो ऐसे स्टार्टअप्स प्रॉफिटेबल हैं जिन्होंने अपने आप को पहले बिल्ड करने की कोशिश किया, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंचने की। ये गलती बायजूस जैसे स्टार्टअप्स ने किया और यही सही काम फिजिक्स वाला जैसे स्टार्टअप्स ने प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करते हुए किया। तो दोस्तों कमेंट ऑप्शन में लिख के आप अपना भी ओपिनियन बताइएगा। इंडिया में जिस तरीके से कि स्टार्टअप कैओस मचा हुआ है, लेकिन उस पर कोई डिस्कस नहीं कर रहा है, इसलिए हमने एक छोटा सा अपना ओवरव्यू देने की आपको कोशिश किया। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से।